जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसे साजिशों के डर में मत बिताइए, बल्कि सावधानी और समझदारी के साथ इसका जश्न मनाइए। याद रखिए, इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा है। इतिहास वो है जो हम और आप हर रोज अपनी जिंदगी से लिखते हैं। तो चलिए एक ऐसा इतिहास लिखते हैं जिसमें डर नहीं बल्कि उम्मीद हो, जिसमें गुलामी नहीं बल्कि सच्ची आजादी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि उन पन्नों में छुपे उस सच को बाहर निकालते हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आज आप जहां भी बैठे हैं, चाहे अपने घर के किसी कोने में हो, बस में सफर कर रहे हो या रात के सन्नाटे में लेटे हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी अब तक की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बस हो जाता है। कभी कोई सरकार बदल जाती है, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी अचानक कोई युद्ध शुरू हो जाता है और हम बस यही मान लेते हैं कि शायद वक्त का पहिया ही ऐसा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं और जो खबरें हम रोज टीवी पर देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हमें दिखाया जा रहा है। जरा अपने पर्स से एक नोट निकालिए या बस याद कीजिए उस डॉलर के निशान को। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की करेंसी पर एक पिरामिड क्यों बना है? और उस पिरामिड के ऊपर वो एक आंख किसकी है जो सब कुछ देख रही है? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या फिर ये इशारा है उस छिपी हुई ताकत की तरफ जो पर्दे के पीछे से इस पूरी दुनिया को एक कठपुतली की तरह नचा रही है? आज हम जिस किताब की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं उसका नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसके लेखक हैं ए रैल्फ एपर्सन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन सबूतों को इकट्ठा करने में लगा दी जो ये साबित करते हैं कि हमारी दुनिया वैसे नहीं चल रही जैसा हम सोचते हैं, बल्कि इसे एक खास मकसद के लिए एक खास दिशा में ले जाया जा रहा है। लेखक ए रैल्फ एपर्सन का कहना है कि इस दुनिया में दो तरह के नजरिए होते हैं इतिहास को देखने के। एक तो वो जिसे हम एक्सीडेंटल व्यू यानी संयोग कहते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि घटनाएं बस घट जाती हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती। लेकिन दूसरा नजरिया है कॉन्स्पिरेटोरियल व्यू यानी साजिश का नजरिया, और लेखक बड़ी मजबूती से ये दावा करते हैं कि इतिहास संयोग से नहीं बनता बल्कि उसे बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है। दोस्तों, सोचिए जरा, आज आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप झेल रहे हैं, जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, क्या वो वाकई कुदरती हैं? लेखक हमें समझाते हैं कि कैसे सदियों से कुछ गिने चुने ताकतवर लोग जो सरकारों से भी ऊपर हैं, वो धीरे धीरे कदम दर कदम हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ धकेल रहे हैं जहां आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगी। ये किताब कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये उन कड़वे सच का आईना है जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि सच अक्सर डरावना होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच को नहीं जानेंगे तो आप उस खेल का हिस्सा बन जाएंगे जिसके नियम किसी और ने बनाए हैं और जिसमें हारना आपकी किस्मत लिख दी गई है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज बुक बाइट ऑडियो के माध्यम से हम इस अंधेरे कमरे में रोशनी जलाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, ये कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी शिक्षा, हमारे पैसे और हमारे परिवार को प्रभावित कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस चक्रव्यूह को समझकर हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। लेखक ए रैल्फ एपर्सन अपनी किताब की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं, क्रांतियां और युद्ध कभी भी अचानक नहीं हुए, बल्कि उनके पीछे हमेशा एक मकसद था, एक पैटर्न था। लेखक हमें अमेरिका के ग्रेट सील का उदाहरण देते हैं। वो सील जो डॉलर के नोट पर छपी होती है, उस पर लैटिन भाषा में लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्युलरम, जिसका मतलब होता है द न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस, यानी युगों की नई व्यवस्था। लेखक पूछते हैं कि आखिर एक आजाद देश को एक नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, और ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से अलग कैसे है? दोस्तों, ये समझना हमारी आज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी रोजी रोटी में इतने उलझ जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारे चारों तरफ क्या जाल बुना जा रहा है। लेखक बताते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में एक ऐसी व्यवस्था है जहां सारी ताकत, सारा पैसा और सारे फैसले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होंगे, और आम इंसान जैसे कि आप और मैं सिर्फ उनके सिस्टम के पुर्जे बनकर रह जाएंगे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब एक रात में नहीं होता,
बल्कि ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसे ग्रेजुअलिज्म कहा जाता है, यानी बदलाव इतना धीरे लाओ कि लोगों को पता ही ना चले कि उनकी आज़ादी कब छिन गई। याद कीजिए, आज से 10 या 20 साल पहले हमारी जिंदगी कितनी अलग थी। हमारे रिश्ते, हमारी प्राइवेसी, हमारा सुकून, सब कुछ कितना अलग था। और आज हम तकनीक और सुविधा के नाम पर अपनी हर जानकारी, अपनी हर हरकत उस सिस्टम को सौंप रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेखक हमें बताते हैं कि इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा और मीडिया। जी हाँ दोस्तों, वही किताबें जो हम और आप स्कूलों में पढ़ते हैं और वही न्यूज़ जो हम रोज देखते हैं। ए रैल्फ एपर्सन का कहना है कि अगर आपको किसी समाज को गुलाम बनाना है तो जंजीरों की जरूरत नहीं है, बस उनकी सोच बदल दो। उन्हें वो पढ़ाओ जो आप चाहते हो कि वो सच माने, और वो सच्चाई छुपा लो जो उन्हें ताकतवर बना सकती है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ये सब अनायास नहीं है, बल्कि ये उस प्लान का हिस्सा है ताकि इंसान अकेला पड़ जाए, क्योंकि एक अकेला इंसान और एक टूटा हुआ समाज कमजोर होता है और उसे कंट्रोल करना आसान होता है। लेखक हमें फेडरल रिजर्व और बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा ही वो असली डोर है जिससे दुनिया नचाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कर्ज के बोझ तले क्यों दबे रहते हैं? क्यों महंगाई कभी कम नहीं होती? लेखक इस किताब में, जो कि एक बहुत ही रिसर्च किया हुआ दस्तावेज है, बताते हैं कि कैसे इकोनॉमी को जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आम आदमी हमेशा संघर्ष करता रहे, क्योंकि जो इंसान अपनी अगली रोटी की फिक्र में होगा वो कभी भी सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन दोस्तों, कड़वी दवा ही बीमारी को ठीक करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि कैसे सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है हमसे बात करने के लिए। वो प्रतीक जो हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उनका मतलब नहीं समझते। जैसे वो पिरामिड जो ऊपर से अधूरा है और ऊपर से एक अलग से लटकी हुई आंख है। ये इस बात का प्रतीक है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का काम अभी चल रहा है, और वो आंख उन आर्किटेक्ट्स की है जो इस इमारत को बना रहे हैं। ये सब जानकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आज आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो इस सच को जान रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है और आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक ए राल्फ एपर्सन ने इस किताब में धर्म और विज्ञान के नाम पर हो रहे खेलों का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि लोगों को बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम आपस में लड़ते रहें और कभी ये देख ही ना पाएं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। वो कहते हैं कि असली युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है। ये युद्ध है आपकी सहमति का, आपकी सोच का। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हमें ऐसी चीजों की आदत डाली जा रही है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी। हमें कंज्यूमर बनाया जा रहा है, इंसान नहीं। लेखक कहते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है कि हम सोचना बंद कर दें, सवाल करना बंद कर दें और बस जो परोसा जा रहा है उसे चुपचाप स्वीकार कर लें। लेकिन आप जो बुक बाइट ऑडियो के श्रोता हैं, आप अलग हैं, क्योंकि आप यहाँ अपना समय बिता रहे हैं सच जानने के लिए, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि शांति के नाम पर अक्सर सबसे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। जब भी आप सुने कि कोई नेता या कोई संस्था विश्व शांति या नई व्यवस्था की बात कर रही है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि तानाशाही अक्सर लोगों की भलाई का मुखौटा पहनकर ही आती है। वो कहते हैं कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है सतर्कता, यानी हमेशा सावधान रहना। क्या हम सावधान हैं? क्या हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है? लेखक ए रैल्फ एपर्सन की ये किताब हमें झकझोरती है, हमें नींद से जगाती है। वो हमें ये नहीं कहते कि हम हथियार उठा लें या विद्रोह कर दें, नहीं, उनका समाधान बहुत ही गहरा और शांतिपूर्ण है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विद्रोह है शिक्षित होना और सच्चाई को जानना। जब आप जान जाते हैं कि जादूगर हाथ की सफाई कैसे कर रहा है, तो फिर आप उसके जादू से बेवकूफ नहीं बनते। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जब हम जादूगर की चाल समझ जाते हैं तो जादू का असर खत्म हो जाता है। अब जरा हम उस सबसे बड़े इम्तिहान की बात करते हैं जो हम रोज दे रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं।
सोचिए अगर आपको एक ओपन बुक एग्जाम दिया जाए, यानी किताब आपके सामने खुली हो, सारे जवाब आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएं, तो गलती किसकी होगी? हमारी ही होगी ना, क्योंकि हमने उन पन्नों को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। लेखक ए रैल्फ एपर्सन कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। सबूत हमारे जेब में पड़े उस नोट पर हैं, हमारे आसपास की इमारतों पर हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। लेखक हमें उस $1 के नोट पर बने पिरामिड के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। हम सब जानते हैं कि अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था और नोट पर पिरामिड के नीचे रोमन नंबर में MDCCLXXV यानी 1776 लिखा है। स्कूल में हमें रटाया गया कि अमेरिका की आज़ादी का साल है और हम मान गए, हमने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन लेखक कहते हैं जरा ठहरिए, 1 मई 1776 को ही दुनिया की एक सबसे गुप्त संस्था इल्यूमिनाटी यानी इल्यूमिनाती की भी स्थापना हुई थी, जिसका मकसद था दुनिया की तमाम सरकारों और धर्मों को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाना। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वही साल वही तारीख उस मोहर पर है? लेखक कहते हैं कि दुनिया में इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ये उन आर्किटेक्ट्स का सिग्नेचर है, उनका हस्ताक्षर है, जो हमें बता रहे हैं कि देखो हम यहाँ हैं और हमने शुरुआत कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना सब कुछ खुला है तो हमें स्कूल या कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया गया? यहाँ पर लेखक शिक्षा व्यवस्था यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम पढ़ाई कहते हैं, असल में वो प्रोग्रामिंग है। जरा अपनी स्कूल की किताबों को याद कीजिए, हमें हमेशा तारीखें रटाई गईं, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन राजा बना, लेकिन हमें कभी ये नहीं समझाया गया कि वो युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे किसका फायदा था। लेखक कहते हैं कि इतिहास 2 तरह का होता है, एक वो जो आम जनता के लिए लिखा जाता है ताकि वो शांत रहे, और दूसरा वो जो सच में घटता है, जिसे छुपा लिया जाता है। एपर्सन साहब बताते हैं कि बड़े बड़े फाउंडेशंस जो शिक्षा के लिए करोड़ों का दान देते हैं, वो असल में ये तय करते हैं कि आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी। अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपने परिवार और अपने धर्म से दूर हो जाएं, तो वो सिलेबस में ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बात बैठा दें कि पुराना सब बेकार है और जो नया है, जो मॉडर्न है, वही सही है। दोस्तों, ये एक धीमा जहर है। लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो तुरंत कूदकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे खतरा महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में डालें और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आंच बढ़ाएं, तो मेंढक को पता ही नहीं चलेगा कि कब पानी उबलने लगा और वो उसी में मर जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे साथ यही कर रहा है। वो धीरे धीरे हमारी आज़ादी, हमारी निजता और हमारे अधिकारों की आंच बढ़ा रहा है, और हम आराम से बैठे हैं ये सोचकर कि सब ठीक है। लेखक किताब में सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संस्थाओं के रोल को भी बहुत विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे क्लब हैं, ऐसी बैठकें होती हैं जहां जाने की इजाज़त आम आदमी को नहीं है, जहां मीडिया का कैमरा नहीं जा सकता। वहां क्या बातें होती हैं? क्या वहां ये चर्चा होती है कि कैसे महंगाई कम की जाए या कैसे गरीबी हटाई जाए? लेखक कहते हैं नहीं, वहां चर्चा होती है कि कैसे दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जाए, कैसे ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा किया जाए और कैसे एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो पूरी दुनिया पर राज करे। लेखक हमें सावधान करते हैं कि जब हम टीवी पर किसी नेता को दूसरे देश के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे वो दोनों एक ही मालिक के लिए काम कर रहे हों। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन लेखक ने इसके लिए दस्तावेज और पुराने बयानों का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि युद्ध कभी भी जनता की भलाई के लिए नहीं लड़े जाते। युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं ताकि देशों पर कर्ज का बोझ डाला जा सके, क्योंकि जब एक देश युद्ध लड़ता है तो उसे हथियारों के लिए, राशन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, और ये पैसा उन्हें कौन देता है? वही अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, जो फिर उस देश की नीतियों को अपने हिसाब से चलाते हैं। यानी हार किसी की भी हो, जीत हमेशा उन सिस्टम चलाने वालों की होती है। और दोस्तों, इस साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है परिवार को तोड़ना। लेखक ए रैल्फ एपर्सन इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि राज्य या सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत परिवार होता है, क्योंकि जब तक एक इंसान के पास उसका परिवार है, उसके पास एक सहारा है, वो सरकार पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। वो अपने बच्चों को अपने संस्कार देता है, अपनी वैल्यूज देता है। इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक मुख्य एजेंडा है कि बच्चों को माँ बाप से मानसिक रूप से दूर कर दिया जाए। आज हम देखते हैं कि कैसे कार्टून, फिल्में और सोशल मीडिया हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि माता पिता पुराने ख्यालात के हैं, वो उनकी आज़ादी के दुश्मन हैं।
लेखक कहते हैं कि ये अनजाने में नहीं हो रहा, ये एक सोचा समझा हमला है ताकि बच्चा अपने माता पिता की बात सुनने के बजाय सिस्टम की बात सुने। वो अपने टीचर, अपने फोन और इंटरनेट को ही अपना गुरु मान ले। जब परिवार टूट जाएगा तो इंसान अकेला पड़ जाएगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा, अकेले इंसान को डराना, धमकाना और झुकाना बहुत आसान होता है। लेखक धर्म और इंसान की आस्था पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां इंसान को ये लगे कि उसका कोई भगवान नहीं है, बल्कि सरकार ही भगवान है। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप मानते हैं कि आपके अधिकार, आपकी आज़ादी आपको ऊपर वाले ने दी है और कोई इंसान उसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये मान लें कि आपके अधिकार सरकार ने दिए हैं, तो फिर सरकार जब चाहे उन्हें वापस भी ले सकती है। यही वो बारीक लकीर है जिसे हमें समझना है। लेखक कहते हैं कि हमें ह्यूमैनिज्म या मानवतावाद के नाम पर अक्सर ये पाठ पढ़ाया जाता है कि इंसान ही सब कुछ है, कोई ऊपर वाली शक्ति नहीं है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका गहरा मकसद इंसान को उसकी आध्यात्मिक जड़ों से काट देना है। दोस्तों, जब पेड़ की जड़ें काट दी जाती हैं तो आंधी आने पर वो टिक नहीं पाता। आज हमारे समाज में जो इतना तनाव है, जो डिप्रेशन है, जो खालीपन है, लेखक के अनुसार इसका कारण यही है कि हमें हमारी जड़ों से, हमारे सच से काट दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उम्मीद बची है? क्या हम सिर्फ हारने के लिए पैदा हुए हैं? लेखक ए रैल्फ एपर्सन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि उनकी ये किताब किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी मोमबत्ती उसे हराने के लिए काफी होती है, और वो मोमबत्ती है जागरूकता। लेखक कहते हैं कि ये सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक हम अज्ञानता के अंधेरे में हैं, जब तक हम मैं क्या कर सकता हूं वाली मानसिकता में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में जब जब आम आदमी ने सच को पहचाना है, बड़े बड़े साम्राज्य हिल गए हैं। लेकिन सच को पहचानने के लिए हमें अपनी आंखों से वो पट्टी हटानी होगी जो हमें बचपन से पहनाई गई है। हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। जब भी आप कोई खबर सुने तो पूछिए, इससे किसका फायदा हो रहा है? जब भी कोई नया कानून आए तो पूछिए, क्या इससे मेरी आज़ादी बढ़ रही है या घट रही है? लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे जंग मत लगने दीजिए। इस किताब में एक और बहुत ही दिलचस्प और डरावना पहलू है, टेक्नोलॉजी का। हालांकि ये किताब थोड़ी पुरानी है, लेकिन लेखक ने जो भविष्यवाणियां की थीं, वो आज बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हर इंसान पर नजर रखी जाएगी, जब नकद पैसा यानी कैश खत्म कर दिया जाएगा और सब कुछ डिजिटल होगा। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह सुविधा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए है, क्योंकि जब पैसा डिजिटल होता है तो कोई भी एक बटन दबाकर आपकी पूरी जमा पूंजी को रोक सकता है, आपको सिस्टम से बाहर कर सकता है। अगर आपके पास जेब में नकद है तो आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो आपकी असली आर्थिक आजादी है। लेकिन डिजिटल दुनिया में आपकी हर खरीद, आपका हर लेन देन रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक ऐसा पिंजरा है जो दिखता नहीं है, लेकिन इसकी सलाखें लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि सुविधा के बदले अपनी आजादी का सौदा मत कीजिए। तो मेरे दोस्तों, अब तक हमने जो सुना, हो सकता है उससे आपका दिल थोड़ा भारी हो गया हो सकता है आपको लग रहा हो कि जब सब कुछ पहले से तय है, जब जाल इतना बड़ा और मजबूत है, तो हम जैसे साधारण लोग क्या कर सकते हैं? हम तो बस अपनी दाल रोटी और बच्चों की फीस भरने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेखक ए रैल्फ एपर्सन और इस किताब का निचोड़ हमें ये नहीं सिखाता कि हम हार मान लें, बल्कि ये हमें बताता है कि असली ताकत हमारे हाथ में ही है, बस हमने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अब अगले 25 मिनट मैं आपसे एक दोस्त, एक भाई की तरह बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने लाएं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और मजबूत बना रही हैं और हमें और कमजोर। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, वो है सोचना बंद कर देना। जी हाँ, सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और वो सब कुछ अपने दिमाग में भरने लगते हैं जो हमें परोसा जा रहा है। हम ये नहीं सोचते कि ये खबर क्यों दिखाई जा रही है, हम बस उसे सच मान लेते हैं। हम अपनी सोच, अपना ओपिनियन दूसरों से उधार ले रहे हैं। दोस्तों, इस रियलिटी में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का सबसे पहला नियम है कनेक्शन काटना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में चले जाएं, मैं कह रहा हूं कि उस डर के कनेक्शन को काटिए जो न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया आपके अंदर भर रहे हैं।
आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपको हर वक्त डराया जाता है। कभी बीमारी का डर, कभी युद्ध का डर, कभी मंदी का डर। क्यों? क्योंकि डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं पूछता, वो बस सुरक्षा मांगता है और सुरक्षा के बदले वो अपनी आज़ादी गिरवी रख देता है। तो आज से, अभी से एक नियम बनाइए। अपने दिमाग के दरवाजे पर एक पहरेदार बिठाइए। हर वो बात जो आपके दिमाग में डाली जा रही है उसे रोकिए और पूछिए, क्या ये मेरे काम की है या ये मुझे डराने के लिए है? जिस दिन आप न्यूज़ को मनोरंजन समझकर देखना शुरू कर देंगे और उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे, उस दिन आप आधे आज़ाद हो जाएंगे। ये सिस्टम चाहता है कि आप विचलित रहें, डिस्ट्रैक्टेड रहें। वो आपको सस्ती रील, फालतू के वीडियो और मनोरंजन में इतना उलझा देना चाहते हैं कि आपके पास अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त ही ना बचे। हमें अपनी फोकस करने की ताकत को वापस पाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं वो है कर्ज का गुलाम बनना। लेखक ए राल्फ एपर्सन ने बैंकिंग सिस्टम के जिस जाल के बारे में बताया था, हम रोज उसी जाल में हंसते हंसते फंसते हैं। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और लोन, ये सब आधुनिक जमाने की बेड़ियां हैं। याद रखिए दोस्तों, जिस इंसान के सिर पर कर्ज है वो कभी भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं हो सकता। वो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि उसे डर है कि उसकी नौकरी चली गई तो ईएमआई कौन भरेगा। इस सिस्टम से लड़ने का, इसमें सम्मान से जीने का सबसे बड़ा हथियार है सादगी। अपनी जरूरतों को कम कीजिए, जितना हो सके कर्ज से दूर रहिए। अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन आप पर किसी का कर्ज नहीं है, तो यकीन मानिए आप उस अमीर आदमी से ज्यादा रईस और आजाद हैं जो करोड़ों की गाड़ी में तो घूमता है लेकिन बैंक का गुलाम है। कैश यानी नकद का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका डिजिटल पैसा 1 सेकंड में लॉक किया जा सकता है, लेकिन आपकी जेब का नोट आपकी अपनी ताकत है। इसे छोटी बात मत समझिए, ये आपकी निजता यानी प्राइवेसी की लड़ाई है। अब आते हैं उस गलती पर जो हम अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन हम अजनबी बन गए हैं। पिता अपने फोन में, माँ अपने फोन में और बच्चे अपने टैबलेट में। हम बात नहीं करते, हम बस साथ मौजूद हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही चाहता है, टूटा हुआ परिवार। इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने घर को एक किला बनाना। शाम को एक वक्त ऐसा निकालिए जब घर के सारे फोन बंद हों और आप अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जो स्कूल नहीं दे रहा। उन्हें बताइए कि सच क्या है, उन्हें बताइए कि दुनिया कैसे चलती है। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो इंटरनेट उन्हें सिखा देगा, और यकीन मानिए इंटरनेट उनका दोस्त नहीं है। अपने बच्चों को सिस्टम का पुर्जा बनने के लिए मत पढ़ाइए, उन्हें एक इंसान बनने के लिए पढ़ाइए जो सही और गलत में फर्क कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे किसी ट्यूशन टीचर या स्कूल के भरोसे मत छोड़िए। जब आपका परिवार मजबूत होगा तो बाहर की कोई भी आंधी आपको तोड़ नहीं पाएगी। एक और बहुत जरूरी बात जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो है हमारा खाना और हमारी सेहत। हम पैकेट बंद चीजें खा रहे हैं, हम वो जहर खा रहे हैं जो हमें बीमार बना रहा है, और फिर हम उसी सिस्टम के पास जाते हैं दवा लेने के लिए। ये एक चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलिए। थोड़ा सा ही सही लेकिन कुदरत के करीब जाइए। अगर मुमकिन हो तो अपने घर में, अपनी छत पर कुछ ना कुछ उगाना शुरू कीजिए। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने की बात है। जब आप अपने हाथ से उगाया हुआ टमाटर तोड़ते हैं तो वो सिर्फ सब्जी नहीं होती, वो आज़ादी का स्वाद होता है। लोकल किसानों से जुड़िए, उन छोटे दुकानदारों से सामान खरीदिए जो आपके आसपास हैं, न कि उन बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों से जो पूरी दुनिया को निगलना चाहती हैं। जब आप अपने पड़ोसी की दुकान से सामान खरीदते हैं तो आप अपने समाज को मजबूत करते हैं। कम्युनिटी यानी भाईचारा ही वो ढाल है जो हमें बचा सकती है। अकेले इंसान को कुचलना आसान है, लेकिन जब 10 लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, सुख दुख में उनके काम आइए। ये पुराना तरीका लग सकता है, लेकिन भविष्य में यही तरीका हमें बचाएगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे बदलने से क्या होगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, समंदर बूंद बूंद से ही बनता है। जब आप बदलते हैं तो आपको देखकर आपका परिवार बदलता है, आपके दोस्त बदलते हैं। आप एक मशाल की तरह हैं। आपको दुनिया बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, आपको बस अपनी दुनिया, अपने आसपास का दायरा ठीक करना है। झूठ मत बोलिए, ना खुद से और ना दूसरों से। ईमानदारी एक ऐसी ताकत है जिससे भ्रष्ट से भ्रष्ट सिस्टम भी डरता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कीजिए, जिसे हमने शोर में दबा दिया है।
वो आवाज कभी गलत नहीं होती। आज के दौर में सरवाइव करने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना है, डरे बिना जीना है। लेखक एल रैल्फ एपर्सन की यह किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें एक चेतावनी देती है, लेकिन साथ ही एक नक्शा भी देती है। वो नक्शा है ज्ञान का, साहस का और एकता का। आप जो बुक बाइट ऑडियो सुन रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि आप उन सोए हुए करोड़ों लोगों में से नहीं हैं। आप जाग चुके हैं, और जागा हुआ इंसान कभी गुलाम नहीं बन सकता। तो आज से, अभी से एक वादा कीजिए खुद से कि आप अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को उतार फेंकेंगे। आप सवाल पूछेंगे, आप अपने परिवार को वक्त देंगे, आप अपनी मेहनत की कमाई को फालतू चीजों में नहीं उड़ाएंगे, और सबसे जरूरी बात, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। आप वो सूरज हैं। अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे साजिशों के डर में मत बिताइए, बल्कि सावधानी और समझदारी के साथ इसका जश्न मनाइए। याद रखिए, इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा है, इतिहास वो है जो हम और आप हर रोज अपनी जिंदगी से लिखते हैं। तो चलिए एक ऐसा इतिहास लिखते हैं जिसमें डर नहीं बल्कि उम्मीद हो, जिसमें गुलामी नहीं बल्कि सच्ची आज़ादी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बुक बाइट ऑडियो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कड़वे सच को इतनी हिम्मत से सुनने के लिए। इस बात को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही उनकी सबसे बड़ी हार है। जय हिंद, जय भारत।